हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में देख रहे हैं हमारी पुस्तक हमारा अतीत थर्ड, उसी का हम लोग पहला चैप्टर जो था उसी को हम लोग आपका गौर करके देख रहे हैं। और जैसे आपको पता है कि पहला चैप्टर है हमारा कब, क्यों, कहाँ और कैसे। ठीक है, देखिए कैसे, कब और कहाँ इसको हमने देखा। इसी में तारीख कितनी महत्वपूर्ण होती हैं इसके विषय में हमने गौर करके पढ़ा। और उसी के साथ हमने इसके बाद की जो महत्वपूर्ण चीजें देखी, कौन सी तारीख, इसके विषय में हमने पढ़ लिया। और इसको पढ़ने के बाद हम अवधियां कैसे तय करते हैं, कोई भी अवधि को निश्चित करने के लिए हम कैसे अवधित करेंगे, क्या उसमें घटना का जुड़ा होना जरूरी है, ये घटना की चीजें क्या है, इन्हीं पर हम लोग गौर करके एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे। इसको हमने देखा और इसी के साथ हमने देखा औपनिवेशिक क्या होते हैं। कल हम लोग जो पढ़ रहे थे कि आपका कॉलिज्म क्या है और कैसे इन्होंने भारत में शासन किया है, इसके विषय की एक संक्षिप्त जानकारी हम लोगों ने अपने चैप्टर के माध्यम से जानने का प्रयास किया और उसको पढ़ा, उसको गौर करके देखा। क्लियर है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे बच्चों कि आखिर में प्रशासनिक जो अभिलेख हैं वो कैसे तैयार होते हैं। सरकारी जो अभिलेख होते हैं, जो स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, आखिर में वो तैयार कैसे हो आपकी की जाती हैं, उनका रिकॉर्ड्स क्या है, किस तरह से उनको मेंटेन करते हैं। इन सभी चीजों की जो बात है हम लोग अपने लेक्चर के अंतर्गत एक एक करके गौर करके उनको देख रहे थे, उनको पढ़ रहे थे और तमाम दस्तावेज को देखा कि कहाँ कहाँ बना होता है। ऐसे ही अंग्रेजों ने 1920 के दशक में एक क्या बनाया था बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार बनाया था और उसकी फोटो इमेज हमारे सामने है। और आप मुझे बताओगे कि संग्रहालय और जो होते हैं अभिलेखागार, इनका मतलब क्या है, ये क्यों बनाए जाते हैं। है कोई बच्चा जो बताएगा कि हम लोग संग्रहालय और अभिलेखागार जो बनाते हैं ये क्यों बनाते हैं। हमने देखा कि आपका सर्वेक्षण का महत्व क्या है, सर्वेक्षण क्यों जरूरी है। ठीक, तो इसको हम लोगों ने आपका देख लिया था कि सर्वेक्षण के माध्यम से क्या होता है। जी ऐसी बुग्गा वाला, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आपका नाम क्या है बच्चे। नयन चौहान। ठीक है, सुन लिया। अब मुझे ये बताइए अभिलेखागार और संग्रह क्या होते हैं, जो आपके संग्रहालय कैसे समझाएंगे आप मुझे। देखिए मेरा सिंपल ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। देखिए दो चीज हमने देख रहे थे, एक हमने देखा था संग्रहालय और एक देख रहे थे अभिलेखागार में। संग्रहालय क्या होता है, अभिलेखागार क्या होता है, इसके वजह चलिए सबसे पहले आप ये बताइए अभिलेखागार क्या है। बहुत सारी वस्तुओं को संग्रहालय किया जा सकता है। ठीक है, और अभिलेखागार में क्या होगा। लिखित में भी लिखी जा सकती है। ठीक है, और थैंक यू सर। चलिए चलिए देखिए ध्यान दीजिए, मैं आपको छोटी चीज बताता हूँ। देखिए आज के समय में हम संग्रहालय को कैसे यूज करते हैं। संग्रहालय का सिंपल सा आप ये समझिए, मान लीजिए कोई डाटा, कोई ऐसी चीज, चाहे आपका कोई आपका वस्तु हो, कहीं हमें कुछ आपका पुरातत्व से आपके खुदाई से कोई चीज हमको मिली हो, तो हम उसको संग्रहालय में रखते हैं। संग्रहालय का मतलब है चीजों को यथावत रूप से सुरक्षित रखने वाला जो स्थान होता है, हम उसको संग्रहालय कहते हैं। ठीक है, अभिलेखागार वो स्थान होता है जहां पर कानूनी तौर पर जो भी आपके फाइल, पेपर, उससे संबंधित आपकी चीजें होती हैं, उनको जहां सुरक्षित रखा जाता है उसको कहेंगे अभिलेखागार। जैसे कल हमने पढ़ा था जिला न्यायालय में भी होता है। क्लियर है। आप कलेक्ट्रेट में चले जाइए, जहां पे कलेक्टर बैठता है, डीएम साहब बैठते हैं, वहां पर भी होता है। तहसील स्तर पर भी होता है, ब्लॉक स्तर पर भी होता है। क्लियर है। आप देखिए, आप तहसील में जाएंगे और आप जाकर वहां के पटवारी से ये बोलते हैं कि मुझे अपने गांव का पूरा नक्शा चाहिए, 1960 का, 1975 का, या फिर वर्तमान में कि कौन सा प्लॉट किसका है, तो वो आपको पूरा विवरण आपको उपलब्ध कराएगा कि ये आपके गांव का नक्शा है,
जो 1960 में बना था, ये 1980 का है, ये 2000 का है, ये प्लॉट नंबर है, सबसे पहले इसका रजिस्टर था, उसके बाद ये फिर ट्रांसफर हो गया इसको, फिर उसको। तो पूरी जानकारी जो है अभिलेखागार में आपका सुरक्षित रखी जाती है। लेकिन आप देखिए वर्तमान समय में अगर आप लोग देखोगे तो कंप्यूटराइज आपका जमाना है। आजकल सारी चीजें क्या हैं, आपका पेपरलेस है। आप देखते हैं सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से सारी चीजों को अपलोड कर दिया जाता है और उसी से आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ भी चीज की जानकारी जो है हासिल कर सकते हैं। पहले का एक आपका समय था बच्चों, अगर आपको कहीं भी जाना है तो आपको मैप लेना पड़ता था। क्लियर है? ठीक। और उस मैप के माध्यम से ही आप कागज में आपका पूरा उसका रास्ता होता था, उसको देखते जाते थे। लेकिन आज देखिए टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा बढ़ गई है कि आप अपने मोबाइल में गूगल करेंगे और जीपीएस के माध्यम से कहीं भी बहुत आसानी से सटीक जगह पर पहुंच सकते हैं बिना किसी से पूछे। क्लियर है? तो आप जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, इन चीजों का जो उपयोगिता है या कह सकते हैं महत्व थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो उस समय नहीं थी ये चीजें, तो ये उस समय ऐसे अभिलेखागार और आपके संग्रहालय जो थे आपके बनाए गए थे। और आप देख रहे हैं कि दिल्ली में जो वायसराय का आवास था, ठीक उसके निकट ही आपका ये बनाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं थोड़ी और चीजों की। हम समझ रहे थे आपका सर्वेक्षण का महत्व। अब देखिए सर्वेक्षण का मतलब क्या होता है। अब हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग अपना वन को क्या करते हैं, हर 2 साल में हमारी वन स्थिति रिपोर्ट आती है। ऐसे समझिए, बहुत व्यवहारिक रूप से आपको समझाता हूँ। हर 2 साल में क्या आती है, वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट का सिंपल सा ये मीनिंग होता है, हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि इन वर्षों के अंतर्गत हमने कितने पौधे लगाए हैं, हमने कितने वन लगाए हैं, या वन का क्षेत्रफल कितना बढ़ा है, या फिर किस जगह पर कितना कम हुआ है। क्लियर है? सदाबहार वन कितने बड़े हैं, उष्णकटिबंधीय वन आपका कितने बड़े हैं, ये हमको देखना होता है। फिर उसमें आपका रैंकिंग की जाती है कि वनों के आधार पर सर्वाधिक वन रखने वाला प्रतिशत के रूप में ये राज्य है, जैसे आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्लियर हो गया? आपके केरल के राज्य हो जाएंगे, उत्तराखंड हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हो जाएंगे। फिर ये पूछा जाता है कि जितनी हमारी पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत हमारे पास वन होना चाहिए, ये सारी चीजें हमसे पूछी जाती हैं। तो क्या आती है, वन स्थिति रिपोर्ट आती है और उससे हम लोग क्या करते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं। यानी कि एक डाटा, एक आंकड़ा हमको मिलता है कि आखिरकार इतने वर्षों के अंतर्गत हमने यहाँ वनों में कितना रिकॉर्ड किया है, कितना हम लोगों ने आपका परसेंटेज वन बढ़ाया है, कौन से राज्य में बढ़ाया है, वनस्पति कितनी बढ़ी है, इन सभी का रिकॉर्ड्स हम लोग रखते हैं। क्लियर है? फिर उसके नक्शे तैयार किए जाते हैं, ऐसी उसकी मैपिंग की जाती है। अब देखिए हर साल आपका सर्वेक्षण होता है, आप देखेंगे तो जो हमारे जीव जंतु हैं, हम लोग इनकी भी काउंटिंग कराते हैं, इनका भी आपका सर्वेक्षण होता है कि हमारे पास शेर कितने हैं। क्लियर है? तेंदुआ कितने हैं, कितनी परसेंटेज में है, किस क्षेत्र में कौन सा रीजन किसका है, हाथी वगैरह कितने हैं, ये सब चीजों का। क्लियर है? तो इस तरह के का सारी चीज आपकी तैयार की जाती है और यही बताना चाह रहे हैं कि इन सब की शुरुआत जो है 19वीं सदी में शुरू हुई थी। ठीक है? ताकि हमको ये पता लगे कि आखिर में पूरे देश का नक्शा कैसे तैयार हुआ, क्या चीजें रही हैं। ठीक। अब आज देखिए, आज भी गांव में एग्रीकल्चर की टीम आती है। क्लियर है? उनके साथ पटवारी आते हैं, तहसीलदार आते हैं, वो मिट्टी की क्वालिटी को आपका चेक करते हैं कि आपके मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी है, बलऊ जो बालू मिट्टी है, आपकी चिकनी मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, या फिर आपका जलोढ़ मिट्टी है। इन सभी को आपका चेक करके देखते हैं कि कैसी मिट्टी है। क्लियर है? और फिर उसका सर्वेक्षण किया जाता है, उसी सर्वेक्षण के आधार पर आपका रिपोर्ट बनती है। क्लियर है? वैसे ही वहां से आपका जो लगान है, जो आपका राजस्व है, वो लिया जाता है। क्लियर है? ये चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये आपको सब पता होना चाहिए। अब ये चीज क्या बता रहे हैं, नीचे देखिएगा आप थोड़ा सा, तो आपको समझ आएगा अच्छे से। ये देखिए,
अब कौन कौन सी जानकारी इकट्ठे होती थी कि आपका पुरातात्विक सर्वेक्षण होता था, मानवीय शास्त्रीय आपका सर्वेक्षण होता था, वनों का सर्वेक्षण होता था, और बहुत सारे ऐसे सर्वेक्षण थे जो ये सारी चीजें होती थी। अब देखिए, जनगणना होती है हमारे यहाँ, तो भारत में जनगणना प्रत्येक आपके 10 वर्ष के अंतराल पर की जाती है। कितने पर? 10 वर्ष के अंतराल पर। और हम लोग देखते हैं कि इस 10 साल के दौरान हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ी है। क्लियर है कि 10 वर्षों में हमने कितनी जनसंख्या बढ़ी है। इस 10 साल के अंतर्गत हम लोग आपके देखते हैं कि आप कितने स्त्री कितने पुरुष हैं, टोटल आपका पॉपुलेशन कितनी है, कौन सा राज्य आपका जनसंख्या में सर्वाधिक रहा, उसके बाद 5 टॉप राज्य, कौन से ऐसे राज्य जिनमें आपका सबसे कम आपकी जनसंख्या है, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व कम है। और फिर हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि इन 10 साल में हमने जो अपनी लिटरेसी है, साक्षरता दर है, उसमें कितनी सफलता हासिल की है। इन सब चीजों के साथ ही ये आंकड़े डाटा आपके तैयार किए जाते हैं, जो वर्तमान में भारत सरकार कराती है, और ये रिकॉर्ड अपने पास रखे जाते हैं ताकि सरकार जो योजना आपके लागू करने वाली होती है, उन योजनाओं में ये सारे डाटा क्या होते हैं, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और सरकार इन्हीं आंकड़ों के आधार पर अपनी नीति, नियमन और क्रियान्वयन और कार्य योजनाओं को आपका लागू करती है। क्लियर है? तो इसलिए हमें ये बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए कि सरकार जब कोई योजना लाती है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे उसका बैकग्राउंड या उसकी मैपिंग कैसे तैयार करती है, इन सभी को आपका देखने का हम लोग आपका प्रयास करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो ये काम भी उस समय आपका शुरू हुआ था। ठीक, चलिए, अब कोई बच्चा ऐसा है जो माइक लेकर पढ़ना चाहेगा? लास्ट यूनिट बची, फिर उसके बाद हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से? बहुत बढ़िया, माइक ले लीजिए जो हाथ खड़ा कर रहा है बच्चा। अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। रिकॉर्ड्स से, इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले को उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरिया, तीर्थ यात्राओं के स्मरण महत्वपूर्ण, लोगों की आत्म कथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। इसने हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। बहुत बढ़िया, चैप्टर आपका समाप्त हो गया है, लेकिन उसके साथ ये तस्वीर है, इसे बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको भी पढ़िए और मैं आपसे कुछ
अब आप थैंक यू सर। समझाएं। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिए बच्चे, पढ़िए, इसे भी पढ़िए जब आप खड़े हैं। तस्वीर में, तस्वीर के भी मैम इसे पढ़ना है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 में विरोध के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर की जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विरोधी जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विरोधी के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। रिकॉर्ड है इनमें इनमें बस इनसे बस, बहुत हमें बढ़िया, या बहुत बढ़िया। बस बस, देखिए बच्चे बैठ थैंक यू जाइए, बहुत सर। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए, सबसे पहले मैं हम दिखाते हैं यहाँ से। अब कह रहे हैं जो हम लोग आपका ऑफिशियल जो आपका रिकॉर्ड रखते हैं, जो हमारे पास अधिकृत जो आपका रिकॉर्ड्स होते हैं, उनसे हमें क्या पता नहीं चलता। अब देखिए, हमने किसी चीज का रिकॉर्ड तैयार किया, मान लीजिए मैं आपके स्कूल में आया, थोड़ी देर को मान लीजिए मैं अंग्रेज हूँ, आपके स्कूल में आया, मैंने आपके स्कूल को पूरा मॉनिटर किया, मैंने देखा कितने कमरे हैं, कितने स्क्वायर फीट में बना हुआ है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, किस तरह का बिल्डिंग मटेरियल है, कितने टीचर यहाँ पढ़ाते हैं, कितने स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से बाप के सब्जेक्ट के हैं, किस तरह से आते हैं, कितनी दूर से बच्चे आते हैं, कौन से बच्चे बस से आते हैं, कौन से बच्चे आपके पैदल आते हैं। ये मैं सब चीज जानकारी आपका इकट्ठा कर लूंगा और ये रिकॉर्ड्स मेरे पास तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसा होगा जो मुझे इन रिकॉर्ड से बहुत कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? मुझे ये नहीं पता है कि एक बच्ची को स्कूल आने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, इस रिकॉर्ड में कहीं नहीं लिखा होगा। क्लियर हो गया? आप स्कूल आने के लिए आपके माता पिता कैसे फीस जुटाते हैं, इस रिकॉर्ड में नहीं लिखा होगा। क्लियर है? आप किस तरह से मेहनत करके पढ़ते हैं, इस रिकॉर्ड में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार जो अंग्रेजों ने आपके रिकॉर्ड्स बनाए थे, उन रिकॉर्ड्स में ये जानकारी नहीं मिलती थी कि लोगों का जीवन कैसे चल रहा है, क्या जीवन यापन है। ये बड़ा सरल है, क्योंकि रिकॉर्ड्स बनाने वाले सब आपके पढ़े लिखे थे, लेकिन आम लोग आपका किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरह की बात की चीजें हैं, वो इसको इसमें एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर है? अब थोड़ा सा एक फोटो हमको मिली है, इमेज को थोड़ा सा एक बार गौर करके देखिए। इस इमेज को आपके सामने है। जब भी आप किसी इमेज को देखें, देखिए अभी अभी बच्ची ने पढ़ा है कि हमें चित्रों को बहुत गौर करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर चित्रकार बने हैं तो आजकल तो चित्र ये है कि बस फोटो खींच जाए, अच्छा लगना चाहिए, नहीं। चित्र का कुछ महत्व होता है, किस लिए बना होता है, एक पूरी स्टोरी को जिसे आप पढ़ नहीं, आप उसे इतना लंबा लिख नहीं सकते, लेकिन आप चित्रात्मक रूप में उसे व्यक्त कर सकते हैं और उसकी पूरी स्टोरी को समझ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ आपका पूरा आपके सामने है। आप अगर एक जनरल स्टोरी को देखेंगे, आपको क्या समझ आएगा? देखिए, कुछ लोग हैं, खड़े हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ चीजें रखी हुई हैं, पेड़ है, प्राकृतिक आपका दृश्य है, आप इस तरह से देखते हैं। आइए इस चित्र के बारे में थोड़ा सा गौर करके पढ़ते हैं। अब कह रहे हैं कि बंगाल के मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य आपका चल रहा है। जेम्स प्रिंस द्वारा बनाई गई 1832 में ये आपकी पिक्चर बनाई गई थी। ध्यान से देखेंगे, सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरण को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर पर जोर देना चाहता है। क्या देना चाहता है? खास तौर पर जोर देना चाहता है। अब ये देखिए, एक यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ दूरबीन लेकर, आप देख रहे हैं, और कुछ छोटे छोटे जो आपके इंस्ट्रूमेंट हैं, जिनके सहारे से ये आपका सर्वेक्षण आपका तैयार होता है। ये देखिएगा, देखिए पहले समय में, देखिए आज के समय में सर्वेक्षण करने में और थोड़ा सा लगभग 20 साल पहले सर्वेक्षण करने में और आज से 40 साल पहले सर्वेक्षण करने में थोड़ा सा अंतर आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले क्या होता था, पहले बहुत बड़े आपके मैप लेकर आते थे लोग, वो गांव गांव के रास्तों को नापते थे, मैपिंग करते थे, फिर उसको ड्रॉ करते थे, रफ स्केच बनाते थे, फिर उसके पक्के रिकॉर्ड बनाते थे, तब वो चढ़ता था। लेकिन वर्तमान समय इतना आसान है
कि जब से हमारे पास हमने कार्टोसैट वगैरह भेजे हैं, जब से हमारे अंतरिक्ष जो यान प्रणाली बड़ी आपकी मजबूत हुई है, तब अगर हमें अब किसी चीज का भी पता लगाना हो, तुरंत हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी सैटेलाइट के माध्यम से हम पूरी मैपिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरी आपका मैपिंग कर सकते हैं कि ये रास्ता रूट कहाँ जाता है, कितने किलोमीटर लंबा है और किस किस क्षेत्र को आपका जोड़ता है। ये पूरी जानकारी जो है हमको बहुत अच्छे से जो है मिल जाती है, लेकिन पहले समय में ये सब चीजें हाथ से ही करनी पड़ती थी। ठीक, अब ऐसा ही एक चित्र हमको दिखाया गया है। ये चित्र है 1857 की जो आपकी क्रांति हुई थी। 1857 के अगर आप लोग विद्रोह को देखेंगे तो जो ब्रिटिश आपके इतिहासकार हैं वो 1857 की आपका क्रांति को क्रांति नहीं मानते, बल्कि क्या मानते हैं? विद्रोह मानते हैं। विद्रोह इसलिए बोलते हैं कि ये सिपाहियों का विद्रोह थे। कुछ लोग इकट्ठा होकर कुछ सिपाहियों ने क्या करा? बगावत कर दी। वही बगावत क्या थी? आपकी विद्रोह थी। क्लियर है? आप इमेज को गौर करके देखिए। एक अंग्रेज आपका सैनिक ऊपर है, कुछ लोग नीचे हैं, किस तरह की पूरी फोटो है, आप लोग इसको देख सकते हैं गौर करके। ठीक, अब देखिए इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, क्या लिखा है इस तस्वीर में? नीचे लिखा होता था कि बागी सिपाही। ध्यान दीजिए, लूट खसोट करने लगे हैं, यानी कि अंग्रेज क्या कह रहे हैं? जो हमारे सिपाही थे वो बागी हो गए हैं, क्लियर हो गए हैं, यानी कि हमारी बात नहीं सुन रहे, हमारी बात नहीं मान रहे, हमारे ऑर्डर नहीं मान रहे। अब क्या है? वो बागी हो गए और क्या कर रहे हैं? लूट खसोट कर रहे हैं, यानी कि चीजों को छीन रहे हैं, लूट रहे हैं। ठीक, अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता, जो जनता आपका उनका विद्रोह कर रही है, वो कैसी जनता है? वो लालची जनता है, दुष्ट है, और कह रहे हैं कैसी है? बेरहम है, उन्हें कोई दया की भावना नहीं है। क्लियर है? तो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किस तरह से था, और कह रहे हैं कि अगर आपको इस पूरे विद्रोह के बारे में पढ़ना है, 1857 का जो आपका विद्रोह हुआ है, इसको हम चैप्टर नंबर 5 में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो मुझे ये बताइए कि अभी तक जितना हमने पढ़ा है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको समझ आई हैं, और आप कोई बताना चाहे तो आप मुझसे बता भी सकता है। चलिए, है कोई बच्चा? दूसरे इसमें ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि इन बातों को जानने के लिए हमें कई और देखना होगा। जब हम ऐसे स्रोत यानी कि दूसरे स्रोतों की आपके तलाश में निकालते हैं, तो उनमें भी कोई ना कोई काफी कमी रहती है, लेकिन सरकारी जो आपके रिकॉर्ड्स हैं उनके मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है। अब चीजें आप देख रहे हैं सरकारी रिकॉर्ड्स में क्या लिखा, उसको मैचिंग करेंगे तो थोड़ा सा अपना में टफ होता है। अब कह रहे हैं जैसे लिहाजा लोगों की डायरियां, देखिए जब लोग आपकी तीर्थ यात्रा करते थे तो वो कुछ अपना जो उनका जो एक्सपीरियंस था उसको शेयर करते थे। आज भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी पूरे दिन की कार्यशैली को आपका डायरी में नोट करते हैं, अपनी डायरी लिखते हैं कि आज हमने जीवन में, आज का दिन हमारे लिए कुछ विशेष रहा, हमने ये कार्य किए, और इस तरह से वो अपना पूरा जीवन परिचय लिख लेते हैं। क्लियर है? लोगों की हॉबी होती है इस तरह से लिखना, या हॉबी नहीं होती, कई लोग बाहर जाते हैं घूमने के लिए तो वहां उन्हें क्या क्या अच्छा लगा उसके विषय में लिख लेते हैं। तो ऐसे ही क्या था, जब लोग आपका एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे तो लोग क्या करते थे? डायरिया लिखते थे। तीर्थ यात्री होते थे जो आपके पूजा पाठ के लिए, धार्मिक चीजों के लिए जाते थे, तो उनकी धार्मिक यात्राओं में जो उनको कुछ याद रहा, स्मरण जो था उनका, कुछ उनकी यादगार थी, वो सारी महत्वपूर्ण चीजें, लोगों की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी और स्थानीय बाजार में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तकें महत्वपूर्ण हो जाती थी, क्योंकि लोगों की क्या थी? उनमें दिलचस्पी थी, उनको पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए कि क्या एक्सपीरियंस है। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, यानी कि जैसे जैसे वो आपके प्रिंटिंग प्रेस आई, ध्यान रखना भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लाने वाले आपके पुर्तगाली थे, ना कि अंग्रेज। लिख लीजिए गौर करके कि भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज नहीं लाए थे बल्कि पुर्तगाली लाए थे। ठीक, 1510 के बाद ही क्या हुआ कि दौर शुरू हुआ है आपका प्रिंटिंग प्रेस का।
आप कह रहे हैं कि जैसे ही आपका प्रिंटिंग की, प्रेस की आपकी तकनीकी फैली, तो उससे क्या हो गया, अखबार छपने लग गए। और जब अखबार छपे तो बहुत सारे मुद्दों पर जनता की बहस भी हो गई। अब पहले लोगों को पता ही नहीं। आज मान लीजिए, आज आपके घरों में न्यूज़पेपर ना आए, समाचार पेपर बंद हो जाए, ऐसे मान लीजिए, ठीक, और जो आपकी आपकी सोशल मीडिया है ये बंद हो जाए, तो आपको पता लगेगा क्या हो रहा है देश में। आप कुछ जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन आज देखिए, आज कुछ भी देश के अंदर कुछ भी मुद्दा हो जाए, लोग उसकी वीडियो बनाकर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर आपका चला देते हैं, और पूरे देश में आपका बहस होने लगती है, आपका डिस्कशन होने लगता है कि नहीं, इस तरह से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्यों होती है? क्योंकि लोग उनको सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। और इसमें कह रहे हैं कि जो हमारे नेता हैं और जो सुधारक हैं, वो अपने विचारों के लिए लिखा। अब आप देखते हैं कुछ लोग अपने विचार लिखते हैं, कुछ विचारों में अपनी कविता लिखते हैं, क्लियर है, कुछ जो है आपके निबंध फॉर्मेट में लिखते हैं, कोई आपका संपादकीय अपना पेज लिखते हैं, यानी कि जो उनके विचार हैं वो उसको एक्सप्लेन करते हैं। और कुछ उन्हीं में है, क्या लिखते हैं, अपने उपन्यास, क्लियर है, एक कहानी के रूप में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एक्सप्लेन के मूड में आपको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, ठीक। और कह रहे हैं लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़े लिख, जो आपके पढ़ना लिखना जानते थे। अब ये चीज जो कहानी है, उपन्यास है, लोगों के विचार हैं, ये उन्हीं के लिए अच्छा है जो पढ़े लिखे हैं। लेकिन आम लोगों का क्या, जो पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जैसे इसमें क्या है, इनमें से हमें यह पता चल सकता है कि आदिवासी, किसान और खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़क पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह से अनुभव से गुजर रहे हैं। क्या ये चीजें हैं? ये कुछ फीलिंग लिखा है कि ऐसा कुछ है कि उन लोगों ने कैसा जीवन जिया? नहीं, वो अपने मुद्दों पर अपने विचारों को लिखते थे। अगर हम थोड़ा और कोशिश करें तो हम इन सब के बारे में जान सकते हैं। थोड़ा अगर हम लोग प्रयास कर लेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें चीज समझ आएंगी। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। यानी कि जब सारी चीजों को आप पढ़ने लगोगे लेसन बाय लेसन, तो सारी चीजें आपको समझ आने लगेगी। आइए सबसे पहले देखते हैं सही गलत जो है। इसी में कह रहे हैं कि आपको सही और गलत बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो हम देखते हैं, ब्रिटिश आपके इतिहासकार हुए हैं जेम्स मिल, और इन्होंने क्या कहा है, ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंड में बांटा है। क्या ये बात सही है कि गलत है? मुझे बताइए। अपनी बुक का पन्ना पलटिए, देखना प्रारंभ कीजिए कैसे बांटा है। क्या ये बात सही है या गलत है? जल्दी पन्ना पलटें। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। अभी तो पढ़े हैं, सही है कि गलत है? DGIC बुग्गा वाला बोलो बच्चे। सर फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। तो मतलब आपकी नजर में फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। गलत थर्ड और बता दीजिए। है। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन सही। चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। सर सही। ये भी सही है। चलिए, यस सर। ये क्यों गलत है, ये क्यों सही है? अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला स्टेटमेंट ही क्यों सही कह रहे हो आप? आपने बोल दिया कि सर पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अब मेरा प्रश्न ये, सही क्यों है? देखो, सर इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ईसाई को 3 कालखंडों में बांट दिया था। बांटा था। क्या ये बांटना सही था? सही। देखिए, ये बात सच है कि उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा था, लेकिन आगे का तो चीज भी पढ़ी, हमने पढ़ी थी ना। क्या इनको 3 कालखंडों में बांटना सही था धार्मिक आधार पर? सही है, नहीं पता। तो मेरे हिसाब से तो गलत होना चाहिए। लेकिन बुक के आधार पर अगर आप
खाली एक लाइन पढ़ लोगे तो आपको सही लगेगा। चलिए एक बार दोबारा पढ़ लीजिए, मैं आपको सस्पेंस में छोड़ जाता हूँ। एक बार पढ़ लीजिए इस कहानी को थोड़ा सा, जो आपने आपका पॉइंट पढ़ा था, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। और बच्चे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, इसी आत्मविश्वास के साथ। देखिए ऐसा होता है ना, जो बहुत सारे आपके बच्चे होते हैं, लीडर उनमें से एक ही होता है। भीड़ में से आपका जो आपका लीडर होता है वो एक ही होता है, और मुझे लगता है वो आप हो। तो आप बैठ जाइए बच्चे। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर आपका समाप्त हुआ। कल अगर आप चाहेंगे कि मैं इसे क्वेश्चन आंसर कराऊं तो मैं करा दूंगा। अगर आप चाहेंगे कि हम लोग अगला चैप्टर लें तो अगला ले लेंगे, आपकी इच्छा के ऊपर आपका निर्भर करेगा। चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।